भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। भारत पर 300 सालों तक राज करने वाले मुगल भारत कैसे आए थे, उन्हें किसने बुलाया था और मुगलों ने भारत में अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे कायम किया था। आज के इस वीडियो में हम बाबर के बारे में डिटेल से जानेंगे। बाबर अगर भारत में ना आता तो भारत में मुगल साम्राज्य ना होता। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें भी ना होती। बाबर का पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्जा था जो फरगना के शासक थे और उनकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। बाबर के वालिद के इंतकाल करने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर ने फरगना की राजगद्दी को संभाल लिया था। ये बात बाबर के रिश्तेदारों और उनके चाचाओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने बाबर को गद्दी से हटाने के लिए साजिशें करना शुरू कर दिया। बाबर को फरगना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई सालों तक भटकने के बाद सन 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जीत लिया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम की। बाबर काबुल को जीतकर रुकने वाले इंसानों में से नहीं था, उसे अपनी सल्तनत को बड़ा करना था। बाबर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसे सल्तनत को बड़ा करना है तो इसके लिए उसे बेशुमार दौलत की जरूरत होगी। बाबर बहुत ही बहादुर और ताकतवर बादशाह था। उसने एक मजबूत सेना बनाई और कई सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती और कई सारी जगहों पर अपना राज्य कायम किया, जिससे बाबर को बहुत सी दौलत और ताकत मिली। बाबर की सेना में तुर्की, फारसी, पश्तो, बरलास के साथ साथ मध्य एशियाई कबीले के लोग भी शामिल थे जो बहुत बहादुर और निडर थे। बाबर ने फरगना और समरकंद पर फिर से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अब बाबर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। सन 1525 भारत में लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए उसके चाचा आलम खां और पंजाब के गवर्नर दौलत खां और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने मिलकर इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने का एक प्लान बनाया। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान जो सल्तनत का मुख्य दावेदार था वो बाबर को जानता था। उसने ही बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए दिल्ली पर हमला करने के लिए बाबर को दावतनामा भेजा था और ये भी भरोसा दिलाया था उसी समय राणा सांगा आगरा पर हमला करेगा। लेकिन राणा सांगा ने अपना इरादा बदल लिया और आगरा पर हमला नहीं किया था। बाबर को जब ये दावतनामा मिला तो बाबर ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और अपनी सेना को हमला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर सन 1525 को बाबर ने भारत का रुख किया और सिंधु नदी पार की। बाबर के पास 12,000 सैनिकों का लश्कर था। सिंधु नदी को पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास एक ताकतवर फौज के साथ साथ तोपे और बारूद भी मौजूद था। पानीपत की लड़ाई भारत की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें तोपे और बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक बेहतरीन आर्मी कमांडर था। उसे युद्ध करने में महारत हासिल थी। वो बचपन से ही युद्ध के मैदान में पला बड़ा था। वो युद्ध के मैदान में ऐसी ऐसी रणनीति बनाता था कि दुश्मन के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे और दुश्मन उसकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी में फंस जाता था। और वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिकों का एक बहुत बड़ा लश्कर था जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी सब कुछ मौजूद था। इतने बड़े लश्कर को देखकर बाबर की हिम्मत जरा भी नहीं टूटी। वो बहुत ही बहादुर योद्धा और अक्लमंद था। काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक महान योद्धा माना जाता है। कई जगहों पर उसके स्टैचू आज भी लगे हुए हैं। पानीपत दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज हरियाणा का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया। बाबर अपनी स्ट्रेटजी पहले ही बना चुका था। उसने अपने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई जिससे इब्राहिम लोधी की फौज को फैलने का ज्यादा मौका न मिल सके और बाबर की फौज आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सके। बाबर के कुछ सलाहकारों ने राय दी कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। बाबर ने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं, अब हम युद्ध बिना जीते वापस नहीं लौटेंगे। बाबर अपनी सेना की हिम्मत को बढ़ाने में लगातार लगा हुआ था। उसकी सेना में सबसे आगे स्काउट होते थे जो दुश्मन फौज की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर दी जाती थीं। सभी बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। इन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े हुआ करते थे और बीच में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर तोपों को भी तैनात कर दिया जाता था। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वो भी कोई मामूली नहीं होते थे। उनकी डोरी खींचते ही एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जाता था जो करीब 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में एक सैनिक एक तीर चला सकता था और एक तीर 5000 पाउंड की ताकत को पैदा करता था। बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोधी की सेना ने भी मैदान में मोर्चा संभाल लिया जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने इब्राहिम लोधी की सेना को सेना न कहकर बल्कि मेले का नाम दिया है। बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों ही सामने वाली सेना के हमले का इंतजार कर रहे थे। बाबर को यह बात पता थी कि अगर उसने पहले अटैक किया तो उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे।
19 अप्रैल सन 1526 की रात को उसने अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को इब्राहिम लोदी के टेंट में भेजा। जैसे ही सैनिक इब्राहिम लोदी के टेंट के पास पहुंचते हैं, वैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना ने उन पर हमला बोल दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए, लेकिन कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। ये देखकर इब्राहिम लोदी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन बाबर ने तो असल में मछली को पकड़ने के लिए एक दाना फेंका था। 21 अप्रैल सन 1526 की सुबह इब्राहिम लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला बोल दिया। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की बनाई हुई खाई में गिर गई। वहां से निकलने में उन्हें जितना वक्त लगा, इतनी देर में बाबर ने तोपों को चलाने का हुक्म दे दिया। इब्राहिम लोदी की सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए गए थे। उसे लग रहा था कि उसके हाथी जल्दी सामने वाली सेना को कुचल देंगे, लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। तोपों की आवाज से हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। अपनी ही सेना को हाथियों ने कुचल कुचल कर मार डाला। साथ ही तोपों से उसकी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना इब्राहिम लोदी की सेना पर हावी हो गई और कई घंटों तक ये युद्ध चलता रहा। शाम होते ही इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। उसका कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश किया गया। इस युद्ध से बाबर को बेशुमार दौलत हासिल हुई। जीता हुआ सारा सोना बाबर ने जनता में बंटवा दिया। इससे खुश होकर वहां की जनता ने बाबर को कलंदर का लकब दिया। सन 1526 में 43 साल की उम्र में दिल्ली में बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत के राजपूतों ने इसका विरोध करना शुरू किया। पानीपत लड़ाई के बाद बाबर ने 3 लड़ाइयां और लड़ी। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ खानवा तब लड़ी गई जब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने यहीं रहने का फैसला किया। दौलत खान, आलम खान और मेवाड़ के राजा राणा सांगा नहीं चाहते थे कि बाबर यहाँ रहे। बाबर के भारत में बस जाने के बाद बाबर ने राणा सांगा को भी युद्ध करने की चुनौती दी। राणा सांगा के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था। जिसने उसे युद्ध के लिए यहाँ बुलाया था, आज उसी ने उसे युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। 16 मार्च 1527 को दोनों के बीच बैटल ऑफ खानवा का युद्ध लड़ा गया। आपको बता दें कि आज खानवा भरतपुर के पास राजस्थान में मौजूद है। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद बाबर ने 2 युद्ध और लड़े, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा, और इन दोनों लड़ाइयों में बाबर ने जीत हासिल की। लेकिन 26 दिसंबर सन 1530 में बाबर की मौत हो गई। मरने के बाद पहले तो बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाबर की वसीयत के मुताबिक बाद में बाबर को काबुल में दफना दिया गया, जहां बागे बाबर के नाम से बाबर का मकबरा भी मौजूद है। बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। हुमायूं के 3 भाई और भी थे, जिन्हें अलग अलग राज्य सौंप दिए गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।